माता की, भारत माता की। देखिए, यह बड़ा एक्साइटिंग टाइम है भारत के, क्योंकि मैं आर्थिक विषय सरकार के देखता हूँ पार्टी की तरफ से। और जो फीडबैक जो अलग अलग बिजनेस कम्युनिटी, इंडस्ट्री और भी सब लोगों के आर्थिक विषय के फीडबैक है, सरकार तक पहुंचाने की मेरी जिम्मेदारी है। और सरकार की जो योजनाएं हैं उनको जनता तक पहुंचाने का भी मेरा काम है। तो जो मैं अलग अलग जगहों पे घूम रहा हूँ, जिस तरह से देख रहा हूँ, इंडिया इज गोइंग थ्रू ए वेरी एक्साइटिंग फेज। डू यू एग्री, ऑल ऑफ यू? कितने लोग एग्री करते हैं? जहां जहां इंडस्ट्री में जा रहा हूँ, जहां जहां बिजनेस कम्युनिटी में जा रहा हूँ, उनके अंदर एक होप है, एक एक्साइटमेंट है, एक उनके अंदर एक जज्बा है कि भारत आने वाले समय में महत्वपूर्ण विश्व की अर्थव्यवस्था में रोल अपनाएगा। और ऐसा नहीं है कि समस्याएं सब खत्म हो गई है। आप लोग भी नहीं मानते ना, समस्याएं तो चल ही रही है ना। हम भी जानते हैं इस देश पे अर्थव्यवस्था को लेकर कई तरह की समस्याएं हैं, लेकिन उन समस्याओं को समझते हुए, उन समस्याओं को चुनौती के रूप में, चैलेंज के रूप में एक्सेप्ट करते हुए सरकार उन चीजों के ऊपर अपना पूरी लगन से, मेहनत से काम कर रही है। और चुनौतियां और चैलेंजेस, अब मैं तो बिजनेस कर नहीं रहा, जबकि मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, इकोनॉमिस्ट भी हूँ, बिजनेस इंडस्ट्री से मिलता हूँ, लेकिन बहुत सारे पॉलिटिशियंस तो का इस तरह से इंटरेक्शन लोगों से होता नहीं है। उनको कैसे पता चले? वह उसी से उन समस्याओं का जब आप चर्चा करते हैं, आप लोगों से बात करते हैं, उसके साथ उसमें हम लोग समाधान करने का काम करते हैं। और यह भी हम मान के चलते हैं, कई लोग कहने का, हम लोगों को कन्विंस करने के लोग, ये जनरल नैरेटिव्स का आजकल बड़ा चलता है, सोशल मीडिया परसेप्शन, उसमें नैरेटिव चलते रहते हैं कि भाई देश की अर्थव्यवस्था तो ऑटो पायलट मोड में चली गई है। सरकार कुछ करे या ना करे, ऑटोमेटिकली हम फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गए, थर्ड लार्जेस्ट बन जाएंगे, हम $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बन जाएंगे। ऐसा नहीं है, हम बिल्कुल नहीं मान रहे। आप निश्चित रह के आश्वस्त रहिए, हम मान रहे हैं कि सरकार को कंटिन्यूअस एफर्ट करके काम करना है। अगर काम नहीं करेंगे तो ये जो अपॉर्चुनिटी मिली है, अब मैं आपको, अभी कुंभ मेला चल रहा है, अशोक सिंघल जी 2014 में एक कार्यक्रम किया था, आप जानते होंगे, विश्व हिंदू परिषद के। उन्होंने कहा था 2014 में, जब मोदी जी हमारे लिए ऐसा बिल्कुल बैड पीरियड, डार्क एज हिंदुस्तान की कह सकते हैं, उसके हम गुजरे हैं, जिसके अंतर्गत चाहे आतताइयों का, मुगलों का राज्य रहा या उसके बाद अंग्रेजों का रहा, और हमारी जो अर्थव्यवस्था जो बहुत मजबूत थी, 25 से 30% ग्लोबल इकोनॉमी को, जीडीपी को जो कंट्रीब्यूट करते थे, उस 2047 में वो 2% से भी नीचे आ गई, और हमारे अंदर, हमारे देश में सब बुराइयां आ गई। तो उससे बाद ऐसा समय आया कि पॉजिटिव सेंटीमेंट है। तो हम इस बात को मान के चल रहे हैं कि सरकार को कंटिन्यूस रिफॉर्म के ऊपर काम करना है, कंटिन्यूस इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के ऊपर करना है। आज भारत के प्रति जो विश्व का एक नजरिया बदला है, उसका इसका कारण नहीं है कि आप उन्हें प्रेम हो गया हमसे, जो मोदी जी को बहुत अच्छा आदमी समझने लगे, उनके दिमाग में यह बिल्कुल स्पष्ट बात आ गई है कि आने वाले 1-2 दशक में, डिकेड्स 1 और 2 डिकेड्स इन द कमिंग टाइम, growth will move towards India and they want to participate. I have been to almost 35 countries in different, apart from the party and other, for interacting, whether for making India and other platforms, even G20 platforms. उन लोगों का ट्रिमेंडस एक्साइटमेंट है कि हम इंडिया में इकोनॉमिक ग्रोथ में पार्टिसिपेट कैसे करें। तो इसलिए हमें भी इस बात के साथ मान करके चलना चाहिए। और मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि देखिए, दूसरी बात, यहाँ पे सब मैन्युफैक्चरर्स हैं, सबने बड़े जीवन में अचीवमेंट किए, काम किए, उन सबको मैं शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ, और उनके लिए आने वाले समय में एक उज्जवल भविष्य की कामना भी करता हूँ। लेकिन ये भी साथ में ध्यान में रखना है कि हम ये मानते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बहुत महत्वपूर्ण
एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, चुनौती देश की क्या है? एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की है। सरकारी नौकरियां या कोई प्राइवेट नौकरियां बहुत जनरेट नहीं कर सकते, एक लिमिट है उसकी। अगर इस देश की जनसंख्या, जो डेमोग्राफिक डिविडेंड जिसको कहते हैं, we do not we have to be we have to grow economically, we have to become rich before we become old। उसका भी एक बहुत छोटा विंडो है, 25-30 साल की विंडो है। ये 25-30 साल की विंडो को मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, खासकर एमएसएमई को भी देखते हैं। अमेरिका की इकोनॉमी इतनी बड़ी है, इतनी अच्छी है, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ दैट अमेरिकन इकोनॉमी मैन्युफैक्चरिंग में कंट्रीब्यूशन कम्स फ्रॉम एमएसएमई सेक्टर। द एम्प्लॉयमेंट मल्टीप्लायर इज हायर ऑफ द एमएसएमई सेक्टर। तो इसलिए इस सेक्टर की इम्पोर्टेंस हम रख रहे हैं, जानते हैं। और आप आज ये जो लायंस क्लब का प्रोग्राम है ना, ये हाँ रोटरी क्लब का, हाँ तो रोटरी क्लब के माध्यम से भी हम बजट आने वाला है, उसके ऊपर सरकार बहुत एक्सरसाइज कर रही है। कई बार क्या होता है कि लार्ज इंडस्ट्रीज के साथ इंटरेक्शन होता है, बड़ी बड़ी बिजनेस एसोसिएशन के साथ जब इंटरेक्ट होते हैं मिनिस्ट्री के और हम लोगों के, तो वो एमएसएमई को जब हम बुलाते हैं तो वही उन्हीं की एक एमएसएमई कमेटी हो जाती है और वही आ जाते हैं। तो हमने पिछले 2-3 साल से कोशिश की कि एमएसएमई सेक्टर्स को सीधे, चाहे लघु उद्योग भारती के माध्यम से या दूसरे छोटे छोटे एसोसिएशन, लगभग 250 एसोसिएशन को डिफरेंट सेक्टर्स में हमने आइडेंटिफाई किया था आत्मनिर्भर भारत के पैकेज के बाद, और उसके साथ कंटिन्यूसली उनके प्रेसिडेंट और ऑफिस बेयरर्स को नेशन वाइड पे बुला के घंटों उनके साथ इंडिविजुअली मतलब ग्रुप्स में सेक्टर 11 सेक्टर्स को आइडेंटिफाई किया था, जो सेक्टर्स ब्राइट फ्यूचर के साथ काम कर रहे हैं। उन लोगों के 10-10, 15-15 ऑर्गेनाइजेशंस को, छोटी छोटी पूरी देश की, बुला के उनके साथ इंटरेक्ट किया और कंटिन्यूस इंटरेक्ट कर रहे हैं। तो एक लार्ज इंडस्ट्री का बहुत बड़ा रोल है। मैं ये नहीं कह रहा कि लार्ज इंडस्ट्री का रोल नहीं है देश की अर्थव्यवस्था में। एमएसएमई सेक्टर, छोटे लघु उद्योग, व्यापार वगैरह की पूरी उसमें भागीदारी है, उसमें भी हम काम कर रहे हैं। ये तो मैंने सरकार की बात की, थोड़ी सी मैं एमएसएमई के लेवल पे भी बात कर दूं। आपको क्या करना है, क्या करना? जैसे क्रेडिट की बहुत लोगों को, वर्किंग कैपिटल, हमारे को दिक्कत है, वर्किंग कैपिटल नहीं मिलता। इसमें ना एक चीज हम लोग जो फोकस कर रहे हैं, एक दो चीजें जो कि बहुत लोगों ने बताया, मैं एक दो चीजें आपके सामने रखूंगा कि डेटा एसिमुलेशन करना बहुत जरूरी है। अब जीएसटी का इतना बड़ा जो डेटा एक्यूमुलेट हो रहा है, या वर्चुअल असेसमेंट के साथ या डिजिटल ट्रांजैक्शन के साथ, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, मैं बैंक के बोर्ड पे भी रहा हूँ, पीएसयू के भी, मेरे कई पीएसयू के बोर्ड पे भी रहा हूँ, तो उसमें क्या होता है, प्रॉब्लम ये होता है कि वर्किंग कैपिटल के लिए डेटा क्रेडिट हिस्ट्री नहीं बनती। तो अब सरकार ने ये इनिशिएटिव किया है कि चाहे जीएसटी का डेटा हो, वर्चुअल असेसमेंट का डेटा हो, क्रेडिट हिस्ट्री को असेसमेंट करिए, ट्रांजैक्शन वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट को ये करिए। तो आप लोगों को भी ज्यादा से ज्यादा फॉर्मलाइज स्थिति में आके इस डेटा को अच्छा इफेक्टिवली लीवरेज करते हुए इस डेटा को अपनी प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स वगैरह में प्रेजेंट करेंगे, तो सरकार की तरफ से बैंकों को पुश है, आप इस डेटा को करके इस डेटा के बेस पे आप क्रेडिट असेसमेंट करिए। तो एक ये बात मेरे ध्यान में। दूसरी मुझे ध्यान में है कि ये जो छोटा बिजनेस वगैरह, जो जिसको हम ये एमएसएमई वगैरह कहते हैं, ये क्या है कि ये बड़े इनिशिएटिव, चाहे अभी जो समाधान योजना जो ई पोर्टल है उसका है, या जेम जब हमने यूज इम्प्लीमेंट किया, या ट्रीट्स प्लेटफॉर्म इम्प्लीमेंट किया, ओएनडीसी पे इतना ज्यादा फोकस है सरकार का, हर पब्लिक सेक्टर को, डिपार्टमेंट को, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को ओएनडीसी ऑनलाइन जो डिजिटल मार्केटिंग कंपनी है और जेम के अंतर्गत सरकार पुश कर रही है कि आप ज्यादा से ज्यादा प्रोक्योरमेंट इसके अंदर करिए विदाउट टेंडरिंग प्रोसेसेस किए। तो यह सारे इनिशिएटिव्स कर रहे हैं, इन चीजों को हमने टेक्नोलॉजी को यूज करना है। और एक बात और मैं बताना चाहता हूँ कि हम एफटीए पे बहुत ज्यादा फोकस कर रहे हैं। हमने आरसेप हटाया, क्योंकि आरसेप और आसियान, ये लोग हमारे मिडिल इंडस्ट्री या छोटी इंडस्ट्रीज को की ग्रोथ में कहीं ना कहीं हैम्परिंग कर रहे थे बिकॉज ऑफ डंपिंग एक्सेट्रा। तो उसके उनको तो हटा के सरकार हमारी कोशिश कर रही है, पीयूष गोयल जी काफी प्रयास कर रहे हैं
कि जल्द से जल्दी हमारी यूरोपियन कंट्री, यूएसए और गल्फ और ऑस्ट्रेलिया ऐसे कंट्रीज के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो और हमारी जो इंडस्ट्रीज है वह रीजनल सप्लाई चेन और ग्लोबल सप्लाई चेन के साथ इंटीग्रेट हो। ये बहुत जरूरी है कि हम लोग देखिए, ये भी हम मान के चल रहे हैं सरकार की हमारा मार्केट चाहे कितना ही बड़ा हो, ग्रोथ ऑफ हमारी इकोनॉमी के लिए वी कैन नॉट डिपेंड ओनली ऑन अवर डोमेस्टिक मार्केट। बहुत बड़ा मार्केट है इंडिया का, डिमांड वहां से जनरेट होती है, बट प्राइवेट कैपिटल फॉर्मेशन में जो प्रॉब्लम आ रही है कि उसके लिए कैपेसिटी यूटिलाइजेशन जितना चाहिए इंडस्ट्री का उतना पूरा अभी तक उसका जब तक 80% यूटिलाइजेशन कैपेसिटी नहीं होगी तब तक वो आगे फ्रेश इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा। तो उसके लिए हम केवल डोमेस्टिक मार्केट पे डिपेंड नहीं कर सकते, हमें ग्लोबल मार्केट्स के ऊपर भी अपनी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को आगे लाना पड़ेगा और इसलिए रीजनल और ग्लोबल सप्लाई चेन में इंटीग्रेट करवाना पड़ेगा। इसको इंटीग्रेट करवाने के लिए कॉस्ट कॉम्पिटिटिवनेस एमएसएमई की लानी, तो चाहे लॉजिस्टिक पॉलिसी के माध्यम से, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के माध्यम से, रोड कनेक्टिविटी, फ्रेट कॉरिडोर, डिफेंस कॉरिडोर, रेल कॉरिडोर, मल्टी नोडल लॉजिस्टिक हब बना के एयरपोर्ट कनेक्टिविटी के माध्यम से लॉजिस्टिक कॉस्ट को कम करने का एक प्रयास तो सरकार का है। उसके साथ इंटरेस्ट रेट भी कम हो, उसके साथ पावर कॉस्ट भी कम हो, रिन्यूएबल एनर्जी के माध्यम से, ऑल्टरनेटिव एनर्जी के माध्यम से कॉस्ट कम हो। तो कॉम्पिटिटिव हमारी इंडस्ट्री को कॉम्पिटिटिव बनाने के लिए ग्लोबल लेवल पे, रीजनल लेवल पे उसकी कॉस्ट रिडक्शन देखनी पड़ेगी। तो यह इस पे भी सरकार बहुत काम कर रही है। दूसरी, और ये एफटीए की मैं बात कर ही रहा था, एक और बात मैं ये कहना चाहता हूँ, कई और हम कितना रिस्पॉन्सिव तरीके से काम करने का प्रयास करते हैं। एक बार क्या हुआ, जब इंपोर्ट एक्सपोर्ट ड्यूटी के ऊपर बात आ रही थी, एक एग्जाम्पल जब आपके सामने, तो क्या जब ये हो गया कि भाई आप तो डंपिंग हो रही है रॉ मटेरियल्स की कई कंट्री से, तो इंपोर्ट ड्यूटी आप बढ़ा दीजिए, एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा दीजिए। तो सरकार ने हमने बढ़ा दिए शुरू में, तो उससे क्या हुआ कि लार्ज इंडस्ट्री जो बेस मटेरियल वाले इंडस्ट्रीज थी उनको तो फायदा बहुत हो गया, लेकिन जो एमएसएमई वगैरह थे जो लो कॉस्ट रॉ मटेरियल पे डिपेंड करते थे उनको काउंटर प्रोडक्टिव हो गया। तो कई बार ऐसा परसेप्शन और नैरेटिव ये था कि इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाने से सारा मैन्युफैक्चरिंग को फायदा होगा, ऐसा नहीं था। तो फिर सरकार ने धीरे धीरे इसको कम किया और रीजनल सप्लाई चेन को इंटीग्रेट करने के लिए चाहे चाइना वगैरह के साथ भी हमें काफ़ी डिपेंडेंट होना पड़ता है अपनी बैकवर्ड इंटीग्रेशन के लिए। यानी फॉरवर्ड इंटीग्रेशन और बैकवर्ड इंटीग्रेशन हमारी इंडस्ट्री की होगी तभी सप्लाई चेन पूरी होगी। उन दोनों चीज़ों पे हम पूरी तरह से फोकस करें। और मैं पब्लिक सेक्टर अंडरटेक आप लोगों को एक ये भी बताना चाहता हूँ कि सरकार के जो फोकस एरिया है, जो इनिशिएटिव है, उनको आप अंडरस्टैंड करके उन सेक्टर्स में अपनी एक्टिविटी को बढ़ाएंगे तो आपकी इंडस्ट्री को, आपके नए नए एवेन्यूज को, आपकी न्यू जनरेशन को, आपके न्यू प्रोडक्ट को बहुत स्थान मिलेगा। हम सरकार ने यह पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स को सबको कह दिया है कि आप अपनी वेबसाइट पे जितने चैलेंजेस हैं या फिर प्रोसेस को लेके या प्रोडक्ट को लेके आप अपने वेबसाइट पे डालिए। मैं भारत पेट्रोलियम के बोर्ड पे था, मैंने भारत बैंक ऑफ बड़ौदा के बोर्ड पे था, वहाँ पे भी सभी पीएसयूज ने एक अच्छा लार्ज चंक ऑफ फंड फॉर न्यू बिजनेस डेवलपमेंट के क्रिएट किया है। सरकार ने सबको कहा है कि आप अपने प्रोडक्ट एंड प्रोसेस चैलेंजेस अपनी वेबसाइट पे डाल दीजिए। एनीबडी न्यू एंटरप्रेन्योर्स कम फॉर सॉल्विंग दोस चैलेंजेस और प्रोसेस को डेवलप करना है या प्रोडक्ट को डेवलप करना है तो पीएसयू उनको फाइनेंस करेगी। उसके प्रोडक्ट को जब बन जाएगा तो उसको खरीद भी लेगी और उसको आगे डेवलपमेंट के लिए सपोर्ट करेगी। तो इसका भी एक फंड बनाया है। सिडबी बहुत ज़्यादा क्लस्टर डेवलपमेंट के रूप में लगभग 600 से ऊपर क्लस्टर्स हैं, उसके अंदर सिडबी को कहा है कि हर जगह पे आप सेक्टर्स अपने खोलिए और स्मॉल बिजनेसेस के लिए लोन की फैसिलिटी करिए। साथ में
ये विश्वकर्मा योजना स्किल डेवलपमेंट के लिए, एंटरप्रेन्योरशिप के लिए। तो ऑल एरियाज वाइज सरकार काफी प्रयासरत है। सरकार अपने इस मिशन के साथ कि भारत को ग्लोबल लीडरशिप अटेन करनी है, उस ग्लोबल लीडरशिप अटेन करने के लिए इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत जरूरी है। उस इकोनॉमिक ग्रोथ को अटेन करने के लिए मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हमारा जो है उसको रीजनल और ग्लोबल सप्लाई चेन के साथ इंटीग्रेट करके उसको हैंड होल्डिंग करके आगे लेके जाना है। और यह तभी पॉसिबल है जब सब लोग सामूहिक संकल्प के साथ, कोई अकेला कोई विश्व में कोई काम नहीं कर सकता। टुगेदर वी कैन डू, कलेक्टिव विल इज इम्पोर्टेंट एंड आई थिंक दैट कलेक्टिव विल आप लोग जरूर दिखाएंगे। और ऐसे अवार्ड फंक्शन में जो रिकॉग्निशन मिलती है, जो हैंड होल्डिंग मिलती है, जो आपके इंटरेक्शन होते हैं और जो हमें यहाँ से फीडबैक मुझे मिला है और भी आप लोगों के फीडबैक होंगे। तो अभी बजट की एक्सरसाइज चली रही है, उसमें हम कोशिश करेंगे कि आप की बातों को रख के उसके जो जो चीज़ें आवश्यकताएं हैं, चाहे उन चीज़ों को हम प्रोसेस और टेक्नोलॉजी के माध्यम से जरूर हम पूरा करने की कोशिश करेंगे। जो भी अवार्ड जिनको मिला है उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई।